and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. यार फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी जैसे बड़े बड़े टर्म्स की वजह से बजट कभी समझ ही नहीं आता। इन्हें कैसे समझा जाए? फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। मान लीजिए सरकार के पास टैक्स वगैरह से 100 रुपए जमा होते हैं, लेकिन खर्च 150 रुपए हो जाते हैं, तो अंतर हुआ 50 रुपए का। ये जो 50 रुपए का अंतर है, यही फिस्कल डेफिसिट है। यानी सरकार के कुल खर्च और आमदनी के अंतर को इकोनॉमिक्स की भाषा में राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट सरकार की माली हालत बताने का महत्वपूर्ण जरिया है। और अब बात जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मान लीजिए किसी देश में कैंची का दाम 50 रुपए और बाल काटने का दाम 20 रुपए है। अब अगर साल भर में 100 कैंची बनाई जाती है और 100 लोगों के बाल काटे जाते हैं, तो उस साल उस देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 7,000 रुपए हुआ। सरल शब्दों में किसी देश में एक साल के दौरान बनी वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत का जोड़ जीडीपी होगा। एक और ज़रूरी बात, सरकार की यह जिम्मेदारी है कि फिस्कल डेफिसिट उसकी जीडीपी के 3% से ज़्यादा ना रहे। बजट से जुड़े ऐसे और शब्दों के बारे में तो जानेंगे ही, उसके पहले बजट का मतलब तो समझ लें। 1733 में इंग्लैंड के वित्त मंत्री अपनी सरकार का जमा और खर्च का हिसाब एक छोटे से बैग में रखकर लाए थे। उस बैग को फ्रेंच भाषा में बाउच कहते हैं और अंग्रेजी में इसे बजट कहा जाता है। जैसे हमारे घरों में जमा पैसे और खर्च का हिसाब रखा जाता है, वैसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी ऐसा हिसाब रखती हैं, जिसे हम बजट कहते हैं। हालांकि हमारे संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं है, बल्कि इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है। सरकार के पास टैक्स, फंड और अन्य जरियों से जमा होने वाली राशि को एक फंड में रखना होता है और इसी फंड को भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं। इस फंड से पैसा निकालने के लिए सरकार को लोकसभा से मंजूरी लेना जरूरी है और अपने जमा और खर्च का हिसाब देना भी जरूरी है। यार ये टैक्स शब्द सुना तो कई बार है, लेकिन इसका असली मतलब क्या होता है? अरे ये तो बेहद आसान है। एक सोसाइटी के उदाहरण से इसको समझते। मान लीजिए किसी सोसाइटी में पानी की टंकी बनी है। ऐसे में सभी घरों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया जाता है, बड़े मकानों से ज़्यादा और छोटे मकानों से कम। ठीक वैसे ही सरकार भी लोगों से टैक्स वसूलती है ताकि उसका इस्तेमाल सार्वजनिक कामों, देश की सुरक्षा, विकास, वेलफेयर, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी वगैरह में किया जा सके। किसी व्यक्ति या कंपनी की आय पर सीधे तौर पर लगाए जाने वाले टैक्स को डायरेक्ट टैक्स और किसी चीज़ के दाम पर सरकार को दिए जाने वाला हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। मेरा एक और सवाल है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने का प्रोसीजर बहुत लंबा है। ऐसे में अगर वॉर छिड़ जाए या केदारनाथ जैसी त्रासदी आ जाए, तो सरकार इमरजेंसी में पैसा कहाँ से लाएगी? जैसे हम अपने घरों में इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे कैश रखते हैं, वैसे ही सरकार हादसे, आपदा, इमरजेंसी के दौरान ज़रूरी खर्चों में इस्तेमाल करने के लिए आकस्मिक निधि यानी कंटिजेंसी फंड से पैसा निकालती है। ये पैसा निकालने के लिए सिर्फ राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होती है और सरकार को इस फंड में 30,000 करोड़ रुपए मेंटेन करने ही होते हैं। Inflation is moderate. अब ये इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन यानी महंगाई। मान लीजिए आप 60 रुपए में आज 3 पेन खरीद पाते हैं, लेकिन अगले महीने आप 60 रुपए में सिर्फ 2 पेन ही खरीद पा रहे हैं। इसी कीमत के बढ़ने को महंगाई या इन्फ्लेशन कहते हैं। आरबीआई एक्ट के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि इन्फ्लेशन रेट 2 से 6% के बीच ही रहे। एक और बात, इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार कितने पैसे खर्च करेगी, क्या ये फिक्स होता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये अनुमानित होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री बाकी सभी मिनिस्ट्रीज और स्टेक होल्डर से अनुमानित खर्च का हिसाब मांगती है और फिर मिला जुलाकर होने वाले खर्च का अनुमान लगाती है। इसे ही बजट एस्टिमेट कहते हैं। नए फाइनेंशियल ईयर के दौरान पैसा कहां से आएगा और कहां खर्च होगा, इसे बजट एस्टिमेट कहते हैं। यानी इस बार फाइनेंस मिनिस्टर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित बजट पेश करेंगी। इसके अलावा पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने पैसा आने और खर्च होने का जो अनुमान लगाया था, उसका आकलन करेंगी और इसे संशोधित अनुमान यानी रिवाइज्ड एस्टिमेट कहा जाता है। To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी जिसके लिए ये योजना बनाई गई है, उसके बैंक अकाउंट में पैसे का सीधा ट्रांसफर। इसमें मिडिल मैन का कोई रोल नहीं होता है। मान लीजिए सरकार ने किसानों के लिए कोई योजना बनाई, उसके तहत मिलने वाले पैसे को गांव के सरपंच के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे किसानों के अकाउंट में डाल दिया गया। इसे ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं।
इसका बेस्ट उदाहरण है पीएम किसान सम्मान योजना।